वर्णाश्रम पर ये उद्धरण कर दीजिए, मैं प्रेमचंद पर अपनी सारी किताबें जला कर फेंक दूंगा, लिखा हुआ एक एक शब्द। ये नहीं इसलिए ये चीजें कम से कम उस व्यक्ति को गलत कोट मत कीजिए जिसने वह लड़ाई लड़ी है जिसको आप अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। उस व्यक्ति ने वो लड़ाई लड़ी, आप उसको अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रेमचंद को कम उम्र मिली, कम चीजें कर पाए। आप मित्रों, दलित लेखन के लोग जो ईमानदार लोग हैं, दलित लेखन से जुड़े, दलित आंदोलन से जुड़े, वे लोग उसी चीज को मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं। इसलिए अपने रास्ते में जो पीछे छूटा व्यक्ति है, जिसने आवाज दी थी, उसे उसकी आवाज को सुनना बहुत जरूरी है, उसी ढंग से सुनना जरूरी है जिस ढंग से उसने वो बात की थी। लगातार वो इन पर लिख रहे थे। वो यहां तक कि हिंदू धर्म के बारे में, जिसको कहा जाता है कि वो हिंदू धर्म की वकालत करते हैं, कहते हैं वो उसी में अस्पृश्यता या छुआछूत अगर हिंदू धर्म में हो तो मुझे कहना पड़ेगा कि उसमें शैतानियत भरी हुई। शब्द देखिए, प्रयोग देखिए कि किस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं प्रेमचंद। कोई शाइस्तगी नहीं है कि थोड़ा मीठा बोल लें, थोड़ा नमकीन बोल लें। बहुत कड़वे शब्द हैं, बहुत कड़वे शब्द हैं, बहुत कड़वे शब्द हैं। अस्पृश्यता या छुआछूत अगर हिंदू धर्म में हो तो मुझे कहना पड़ेगा कि उसमें शैतानियत भरी हुई है। धर्म नहीं पर मेरा दृढ़ विश्वास है। ये फिर आगे कहते हैं कि ये सारी की प्रत्येक हिंदू अपने चमार भंगी आदि भाइयों को सगे भाई की तरह हिंदू न समझेंगे तब तक मैं उन्हें हिंदू ही नहीं समझूंगा, अगर धर्म के खाते में ही बात कर रहे हैं। यानी कि एक तरह से कहते हैं कि इसका कोई आगे फिर और आगे आते हैं और फिर वो धर्म पर ही प्रहार करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे प्रेमचंद, देखिए कोई भी एकाएक जाज्वल्यमान नहीं हो जाता है। प्रेमचंद का भी विकास धीरे धीरे हुआ है, प्रेमचंद की चेतना भी धीरे धीरे विकसित हुई है। इसलिए जब प्रेमचंद आगे की तरफ आते हैं, कफन कहानी का एक पाठ शुरू किया था वाल्मीकि जी ने, उसका एक पाठ कभी अजय नावरिया ने भी किया, उसका एक पाठ रवि श्रीवास्तव भी कर रहे थे। एक बड़ी रचना अपने तमाम पाठ संभव करती है, यही उसकी ताकत होती है कि उसके कई पाठ संभव हो सकें। किसी के भी पाठ से हमारा कोई ऐतराज नहीं हो सकता है, सबके अपने नजरिए से देखने का मामला है। अगर नजरिया बहुत पहले से फिक्स करके सामंत के मुंशी की तरह का नहीं है, अगर बहुत आप साहित्यिक दृष्टि से देख रहे हैं चीजों को, सामाजिक दृष्टि से देख रहे हैं और आपका आईना साफ तो लगता है चलिए हमसे असहमत है तो क्या हुआ, कम से कम देखने की कोशिश तो कर रहे हैं, एक नजरिया है ये देखने का। तो ये चीजें हैं। हरिजन दिवस और उस पर बात आई, निश्चित तौर पर प्रेमचंद के वहां दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं मिलता है, हरिजन शब्द का उपयोग करते हैं और इसे आप कह सकते हैं कि ये गांधी का असर उन पर हो सकता है शायद, या ये भी हो सकता है कि वो हरिजन शब्द को ज्यादा बेहतर समझ पाए हों शब्द की व्युत्पत्ति के अर्थ में, क्योंकि वो हिंदी वाले थे, उर्दू वाले थे। और दलित शब्द अपने अर्थ व्यंजना में आरंभिक तौर पर जो अर्थ देता है वो बहुत कठोर है। आज हम सब उसकी चूंकि सैद्धांतिकी से परिचित हैं, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए, इसलिए अब दलित शब्द के जो व्यापक मायने हैं हमारे दिमाग में, हो सकता है कि प्रेमचंद ने दलित शब्द को सिर्फ इसी रूप में कि लिया हो कि बार बार ये कहने से ऐसे समाज के लोगों का दुख दर्द और बढ़ेगा जिनको सचमुच सदियों से जिनका दलन ही किया गया है। ये सिर्फ संभावना पर मैं विचार कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि प्रेमचंद के मन में यही रहा, लेकिन प्रेमचंद ने हरिजन शब्द को तरजीह। लेकिन सिर्फ इससे प्रेमचंद का महत्व कम नहीं हो जाता कि वो दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। हरिजन कह के भी वो क्या कहते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हरिजन कह के भी वो क्या कहते हैं, जैसे कि अभी मराठी में जो मेरी जानकारी है कुछ लोग इस बात की वकालत कर रहे थे कि दलित साहित्य को अम्बेडकरवादी साहित्य भी कहा जाए, एक सारी चीज। तो अब अम्बेडकरवादी साहित्य कहने से बात वही रहेगी जो दलित साहित्य में है। इसलिए सवाल यह है कि हरिजन या दलित शब्द के इस्तेमाल के भीतर आने वाली बात क्या है, प्रेमचंद कह क्या रहे हैं, उनके सरोकार क्या है, वो सरोकार क्या उभर करके हमारे सामने आते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। 18 दिसंबर को जिसे हरिजन दिवस के रूप में घोषित किया गया था, उस दिवस के बारे में प्रेमचंद ने कहा कि हमको दिल से यह भाव संपूर्णतः निकाल डालना होगा कि हम उनसे ऊंचे हैं। हमने केवल पशु बल से उनके अधिकारों, वाक्य सुनिएगा पूरा, हमने केवल पशु बल से उनके अधिकारों का अपहरण कर लिया है। हम उनसे बलवान हो सकते हैं पर ऊंचे कदापि नहीं, बल नैतिक दृष्टि से उच्चता का बोधक नहीं है। ये प्रेमचंद कहते हैं, ये सब 30s में कह रहे थे प्रेमचंद, ये सब 1925 से लेकर 36 के बीच में प्रेमचंद कह रहे थे। इसको याद रखा जाना चाहिए। और आगे कह रहे हैं,
और मित्रों अभी 5 साल का शासन हमने उत्तर प्रदेश में देखा है, चीजें बदल गई हैं चारों तरफ। जो लोग अपने को बहुत शक्तिशाली माना करते थे, अब उनका हाल दिल जरा जाकर पूछिए और फिर पता चलेगा कि प्रेमचंद क्या चीज देख रहे थे कि 70 साल बाद 75 साल बाद ये हिंदुस्तान बदलने वाला है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये प्रेमचंद देख रहे थे, और प्रेमचंद इसीलिए देख पा रहे थे क्योंकि उनके सरोकार उस दलित और फिर वंचित शब्द का भी मैं इस्तेमाल करूंगा, वंचित तबके के साथ भी जुड़ा हुआ था, गहरे जुड़ा हुआ था, उससे जुड़े हुए थे। कहीं काट पीट का नहीं मामला, कहीं कुछ धोखाधड़ी का मामला नहीं है। ये बातें हम नहीं पाएंगे, ये कई चीजें अगर क्रमशः हम कहेंगे तो एक लंबा मामला है। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रेमचंद के पूरे साहित्य में ऐसे सैकड़ों अवसर हैं जो सीधे निबंध हैं, जहां कथाकार होने का मामला नहीं है कि किस पात्र ने कहा कहां का, जहां प्रेमचंद भारत में चलने वाली वर्ण व्यवस्था को, वर्णाश्रम व्यवस्था को धता बताते हैं, पूरी तरह खारिज करते हैं और एक ऐसी राष्ट्रीयता का स्वप्न देखते हैं जिसमें कोई किसी जाति का नहीं होगा, सब भारतवासी होंगे। वाक्य है प्रेमचंद का, ये सब भारतवासी होंगे। मित्रों, मंदिर कहानी का जो हमने जिक्र किया, धर्म और ईश्वर के मामले में भी कर्मभूमि का जिक्र आया था। प्रोफेसर शांति प्रसाद जिस ढंग से बात करते हैं कि तुम लोग क्यों मंदिर में जाने के लिए विकल हो, ये तो अमीरों के भगवान यहाँ बैठते हैं, इस तरह की बात करने का साहस किसने था उस समय? ज्योति प्रसाद, पंडित ज्योति प्रसाद निर्मल और वो जो कौन सिंह थे जो सरस्वती के संपादक थे, उसमें लेख लिख रहे थे कि कन्नड़ा के प्रचारक हैं प्रेमचंद, श्रीनाथ सिंह। अभी पिछले दिनों मरे हैं, 8-10 साल हुआ मरे हुए, और मृत्यु तक उस आदमी के विचार नहीं बदले थे। देवरिया के रहने वाले, मृत्यु तक उस आदमी के विचार नहीं बदले थे। वो मानता था कि वो प्रेमचंद वैसे ही थे। तो ऐसे लोग लगातार प्रेमचंद के खिलाफ योजना बना करके लड़ रहे थे। काशी से लेकर गोरखपुर से लेकर कानपुर तक रहना उनका मुहाल था। ऐसे समय में भी प्रेमचंद ने कभी अपनी प्रतिबद्धता से, अपने सरोकार से, अपनी दृष्टि से कोई समझौता नहीं किया। और मित्रों, हिंदी में प्रेमचंद पहले लेखक हैं जो मुकम्मल ढंग से एक ऐसे समाज का सपना देखते हैं जो वर्ण रहित समाज होगा, जो वर्ण रहित समाज होगा। पहले लेखक हैं हिंदी के, इसलिए स्त्री विमर्श को और दलित विमर्श को तो खास तवज्जो के साथ प्रेमचंद की ओर देखना चाहिए कि वो उन्हीं के सपनों को बहुत पहले जगा रहे थे। आज मुकम्मल ढंग से वो अम्बेडकरवादी साहित्य के खांचे में नहीं आते, इससे क्या कमी क्या है? जरूरी नहीं है कि उसको खींच के लाया जाए उनको अम्बेडकरवादी साहित्य के खांचे में, क्यों लाया जाए? इसकी इतनी बेकली क्यों होनी चाहिए? प्रेमचंद जैसे हैं वैसे ही उनका ठीक ढंग से मूल्यांकन ज्यादा जरूरी है, ज्यादा जरूरी है। खींच खांच करने की जरूरत नहीं है। मंदिर कहानी का कमल भारती कहते हैं कि उसमें हृदय परिवर्तन करा करके अंदर प्रवेश दिला दिया। मित्रों, ये तो टेक्स्ट ही गड़बड़ हो जाएगा, पूरा टेक्स्ट ही गड़बड़ हो जाएगा। ये तो बहुत खराब कहानी हो जाती। जहां छोड़ दिया है प्रेमचंद ने वो ज्यादा ठीक था। प्रेमचंद सिर्फ यही दिखाना चाहते थे। पहली बात तो ये कि सवाल यही है कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसे मंदिर में नहीं जाना चाहिए बच्चे को लेकर के। लेकिन परंपरा से चूंकि वो हिंदू धर्म में ही दीक्षित हुई दलित स्त्री है, उसको एक भरोसा है, लोगों ने दिला दिया है कि ईश्वर के दरबार में तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। प्रेमचंद सवाल उठाते हैं कि अगर उसकी आस्था है तो उसको जाने देने से कैसे रोक सकते हैं आप? वो ठीक हो ना हो उसका बेटा, लेकिन आप ठेकेदार कैसे बन सकते हैं? ये सवाल प्रेमचंद उठा रहे थे। मंदिर प्रवेश का आंदोलन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वापस ले लिया था। ये हम सब जानते हैं इस बात को, क्योंकि उनके सरोकार ज्यादा बड़े थे। मंदिर प्रवेश से ज्यादा जरूरी मामला बराबरी का था, कई चीजों का था। लेकिन मित्रों, बराबर याद रखिए कि जो समाज ईश्वर जिसको सबसे बड़ा मानता है उसके दरबार में आपको प्रवेश नहीं करने दे रहा है, वो आपके साथ बराबरी का रिश्ता क्या बनाएगा? इसलिए वो एक जरूरी चीज थी कि आने को कम से कम बराबर बैठने का लिहाज तो करो, एक सलीका तो शऊर तो पैदा करो साथ बैठने का। एक ये चीज जो थी, तो प्रेमचंद के इस नजरिए से इसको देखा जाना चाहिए। एक आध जगह प्रेमचंद में कंट्राडिक्शन भी है। जो एक कहानी है उनकी जिसमें प्रसंग आता है कि वो एक दलित पात्र चौबे जी से पूछता है, वो उसका मामला है मंत्र कहानी का। जो मंत्र कहानी नाम से 2 कहानियां लिखी उन्होंने, मंत्र 1 और मंत्र 2। तो बस मैं खत्म ही कर रहा हूँ, आप घबराएं बस इस बात को चूंकि बात नहीं कर रही। उसमें वहां संशय प्रेमचंद का दिखाई देता है, जहां पर वो कहता है कि क्या अपनी बेटी से मेरे बेटे का विवाह करेंगे। वहां प्रेमचंद का संशय दिखाई देता है।
इच्छा इनकी भी। मेरा ये निवेदन है कि यह बलवती इच्छा इग्नू परिसर में मत पहुंचा दीजिए। अब मैं मुजफ्फरपुर से आए राजीव गांधी से निवेदन करता हूं कि वो आए और अपना वक्तव्य करें। आज के संगोष्ठी के अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, मंच पर उपस्थित विद्वान और आदरणीय समन्वयक ने पहले ही घोषणा कर दी है कि समय का ध्यान रखें। मैं तो खुद ही समय के ध्यान में पहले से अकादमिक चर्चाओं के क्रम में जिन कहानियों की चर्चा प्रेमचंद की हम बार बार करते हैं, उन्हीं के संदर्भ प्रायः भी मिलते रहे हैं मंच से। मेरी भी चर्चा के केंद्र में वही कहानियां हैं। मेरे आलेख का विषय है कि प्रेमचंद कैसे दलित संवेदनाओं के प्रति सजग कथाकार रहे हैं, उसकी एक क्रमिकता का परिचय मैं देना चाहता हूं, उन कहानियों को केंद्र में रखते हुए। छात्र भी हैं यहाँ, इसलिए उनके लिए ज्यादा मौजूद होगा। प्रेमचंद साहित्य में दलित संदर्भों की क्रमिकता। प्रेमचंद साहित्य में दलित वर्ग के प्रति पहला सरोकार पुणे सफेद नामक उनकी उर्दू कहानी में दिखाई पड़ता है। कानपुर के जमाना के जुलाई 1914 के अंत में यह कहानी प्रकाशित की। इसमें आर्थिक कठिनाइयों और सामाजिक गैर बराबरी के कारण दलितों के ईसाई बनने के प्रश्न पर विचार किया गया। ये पहली बार है प्रेमचंद जब दलित किस मजबूरी में ईसाई बन रहे हैं उसको रेखांकित करना चाहते हैं। प्रेमचंद ने चुनार के ईसाई स्कूल में अध्यापन किया था, तो वे दलितों के बीच ईसाई मिशनरियों के क्रियाकलापों से परिचित थे और उसकी चिंता से रूबरू भी थे। यह युगीन सत्य उस कहानी में अभिव्यक्त करना चाहते हैं प्रेमचंद, इसलिए इस कहानी की चर्चा आवश्यक है। 1925 में रंगभूमि में प्रेमचंद ने सूरदास को नायक बनाकर दलित वर्ग को एक साहित्यिक प्रतिष्ठा प्रदान की। बड़े बड़े लोगों के खिलाफ नैतिकता का कवच पहनकर सूरदास खड़ा होता है। उनका बलिदान दलित चेतना की आग को प्रखर बनाने वाला है, इसको भी प्रेमचंद जी रेखांकित करते हैं। 1925 में ही उनका बहुत चर्चित कायाकल्प शीर्षक उपन्यास आता है। अपनी अति प्राकृतिक और अलौकिक घटनाओं के कारण वह विख्यात होता है। वो उपन्यास, इस उपन्यास में आर्थिक विसंगतियों के आलोक में दलितों के संघर्ष को प्रमुखता दी गई है। प्रेमचंद के संदर्भ को प्रायः भुला दिया जाता है। इस उपन्यास के चमत्कार ठाकुर का बेगार करने से इनकार कर देते हैं। ठाकुर के डराने धमकाने पर कि तुमको गांव से बेदखल कर दिया जाएगा, वे दबते नहीं, वे लड़ाई करने के लिए आमदा हो जाते हैं। वह दलित जमींदार का विरोध करने के लिए तत्पर होते हैं। अंत्यज वर्ग का यह कदम उनके जुझारूपन का परिचायक है। प्रेमचंद उसको धीरे धीरे अपने साहित्य में बढ़ावा देते हैं। 1926 ईस्वी के फरवरी माह में प्रेमचंद की प्रेम मंत्र कहानी छपी, जिसमें दलितों को मुसलमान बनने से रोकने वाले ब्राह्मण धर्म प्रचारक के जातीय अहंकार से मुक्त होता दिखाया गया है। दक्षिण भारत में धर्म प्रचार और धर्म रक्षण के लिए गए हुए ब्राह्मण को दलितों की सेवा परायणता और उच्चता का बोध होता है। प्लेग की बीमारी से ग्रस्त ब्राह्मण को दलितों की सेवा बचा लेती है। यह प्रसंग अछूत वर्ग में संप्राप्त उच्चतर मानवीय मूल्य को रेखांकित करता है। यहाँ भी प्रेमचंद दलित वर्ग के प्रति अपनी संवेदना का विस्तार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। 1927 में इलाहाबाद के चांद में प्रेमचंद की मंदिर शीर्षक कहानी प्रकाशित होती है। इसमें हिंदू धर्म की अमानसिकता और कट्टरता पर साहित्यिक प्रहार किया गया है। एक दलित स्त्री बीमार बेटे को मंदिर के भगवान का आशीर्वाद दिलाने की भेंट चढ़ाने के बावजूद अपने उद्देश्य में सफल नहीं होती। वह रात के अंधेरे में मंदिर में प्रवेश करना चाहती है। धर्म के संरक्षकों के हाथों प्रहार झेलती है। बच्चे की भी मृत्यु होती है और दलित मां भी प्राण विसर्जित कर देती है। यहाँ करुणाहीन हिंदू धर्म दलितों के प्रति अत्यंत कठोर दृष्टिगत होता है। यह प्रेमचंद ने अपनी प्रस्तुत कहानी में दर्शाने का प्रयास किया है। 1930 में प्रकाशित कर्मभूमि शीर्षक उपन्यास दलित समस्या को व्यापक फलक पर प्रस्तुत करता है। जब दलितों को कथा सुनते देखते हुए मंदिर के पुजारी हिंसक हो जाते हैं, गोलियां लाठियां चलती हैं, कई दलित मरते हैं, किंतु समरकांत की पुत्री नैना और पुत्रवधू सुधा दलितों के संघर्ष का नेतृत्व करती है। अंततः मंदिर प्रवेश के इस आंदोलन में दलितों की जीत होती है। यह उपन्यास लाला समरकांत के पुत्र अमरकांत को दलितों की बस्ती में रहते हुए दिखाता है। छुआछूत से मुक्त उच्च वर्ग का नायक इस क्रम में दलितों की अच्छाइयों और संघर्ष वृत्ति का साक्षात्कार करता है।
अक्टूबर 1931 में सदगति कहानी शीर्षक दलित समस्या की भीषणता को प्रकट करती है। इसका दुखी चरणकार पंडित जी का बेगार करते करते मर जाता है। उसकी लाश को ठिकाने लगाने वाला पुरोहित जी की समस्त भावना, उच्च भावना यहाँ प्राप्त हो जाती है। अपने मकान के आगे मरे पड़े दलित की लाश को उठाने के लिए उन्हें स्वयं पहल करनी पड़ती है। इस तरह मरकर भी वह दलित धर्म को धता बता जाता है। यह प्रेमचंद धर्म को धता बताने वाले प्रसंग को जबरदस्ती यहाँ लाते हैं। अगस्त 1932 के जागरण में ठाकुर का कुआं और हंस 1934 के जुलाई के अंक में प्रेमचंद की दूध का दाम नामक कहानियां प्रकाशित हुई। दूध के दाम में एक दलित बालक के दर्द को सामने लाती है। उच्च वर्ग का एक बालक दलित वर्ग की सद्य प्रसूता स्त्री के दूध पर पलता है, परंतु उस दलित स्त्री का बेटा कालांतर में उसकी बराबरी में खड़ा नहीं हो पाता। दोनों दूध भाई हैं, किंतु दलित वर्ग का बालक उच्च वर्ग के बालक को समकक्षता नहीं प्राप्त कर पाता, वो अवहेलना का पात्र बना रहता है। दलित समस्या के यथार्थ की ये दोनों चित्र प्रेमचंद को मर्माहत करते हैं। इस वस्तु स्थिति के खिलाफ 1936 में प्रेमचंद विस्फोट करते हैं। 1936 में प्रेमचंद का गोदान प्रकाशित होता है, जिसका पूरी एक तरु पात्र है, किंतु इसके अन्य दलित जन जो हैं संघर्षशील हैं। ब्राह्मण पुत्र माता जी चरणकार कन्या सिलिया से संबंध रखता है, किंतु वह उसे उचित समाधान नहीं दे पाता है। उपन्यास के दलित माता जी को जबरदस्ती हड्डियों का स्पर्श करा करके उसका धर्म भ्रष्ट कर देते हैं। 1936 में ही प्रेमचंद कफन शीर्षक कहानी लिखते हैं, जो प्रथमतः दिल्ली की जामिया नामक उर्दू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसमें घीसू और माधव दो दलित चरित्र का वर्णन करते हैं प्रेमचंद। उनकी दृष्टि में घीसू और माधव का चित्रण सहानुभूतिहीन है तथा प्रेमचंद संस्कारहीन और अध्यापति चरित्रों के रूप में घीसू तथा माधव को पेश करते हैं, जिससे दलित वर्ग के प्रति उनकी प्रच्छन्न घृणा व्यंजित होती है। आलोचकों की यह दृष्टि सुसंगत नहीं है। प्रेमचंद निठल्ले दलित पात्रों को भूख और जड़ीभूत आर्थिक व्यवस्था के रूप में उपस्थापित करते हैं। घीसू और माधव जिस कर्मकांडीय व्यवस्था के खिलाफ भूख के सत्य को स्वीकृति देते हैं, उससे प्रेमचंद स्पष्टतया दलित समस्या को यथार्थवादी तेवर दिखाई पड़ते हैं। अंत में मैं समाहार के रूप में यह कहना चाहूँगा कि प्रेमचंद न दलित विरोधी थे और न सामंतों के मुंशी। यदि वे गांधी को श्रद्धेय मानते थे तो डॉक्टर अम्बेडकर को भी आदरणीय मानते थे। उन्होंने हंस नामक अपनी पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर डॉक्टर अम्बेडकर के चित्र को यूं ही स्थान नहीं दिया। चित्र को स्थान इसलिए दिया था कि डॉक्टर अम्बेडकर को वे अपने चित्त में रखते। प्रेमचंद की साहित्यिक संवेदनशीलता गरीबों, बेकसों और बेसहारा लोगों के प्रति उन्मुख थी। वे स्त्रियों और किसानों के साथ साथ दलित वर्ग के भी पक्षधर थे। उन्होंने अपने समय की ज्वलंत समस्या को पूरी तटस्थता और व्यापकता के साथ प्रस्तुत करना चाहा। अपने देश काल की समझ के आधार पर उन्होंने दलितों के सवाल का उपस्थापन किया था। वह कहीं से पूर्वग्रस्त नहीं थे। वे महात्मा फूले, गांधी और अम्बेडकर की वैचारिकी को सामने रखते हुए दलितों की ओर दृष्टिपात कर रहे थे। हमें भूलना नहीं चाहिए कि प्रेमचंद उस काशी के कथाकार थे जहाँ के ब्राह्मणों ने चरणकार रैदास की पालकी में कंठ लगाए थे। धन्यवाद। वो यूं ही बहुत धन्यवाद रेडियो टीम, आपने सही समय पर और अपना पर्चा समाप्त किया। अब मैं आनंद वर्धन शर्मा जी से निवेदन करता हूँ। आनंद वर्धन शर्मा जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के डायरेक्टर पद सुशोभित हैं। हमारे मित्र हैं, कई बार इनको मैंने सुना है, प्रेमचंद पे इनके वक्तव्य को सुना है, कुछ नया जरूर प्रस्तुत करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आनंद भाई। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आदरणीय मंच और सभागार में उपस्थित तमाम सारे वक्तव्यों को सुनने के बाद सायंकालीन जो कुछ उसे क्या कहें, थकान कहें, जो धीरे धीरे चेहरों पर आने लगी है, और विद्यार्थी बंधु जो यहाँ बैठे हुए हैं, दरअसल मेरे कहने के लिए कुछ बचा नहीं। इस बात को अजय जी ने शुरू में कहा था, जो उन्होंने कोर्स पढ़े वो सब मैंने उनको दिखा दिया कि देखिए सब मैं लिख करके लाया था। और जो बात उन्होंने कही थी कि फेसबुक में ये विवाद चल रहा है, तो मैंने उनसे कहा अच्छा है कि हम दोनों यही हैं, नहीं तो ये कहा जाता कि वो पढ़ते, उनके पढ़ने के बाद मैं पढ़ता कहीं 1-2 दिन बाद, तो लगता कि वही सारी बातें यहाँ भी हैं। बहरहाल फिर भी चूँकि अब यहाँ आया हूँ तो कुछ न कुछ तो बोला ही है। मित्रों, शुरू में वाल्मीकि जी ने कहा था कि बीच में दलित साहित्य पर थोड़ी सी बात जरूर होनी चाहिए थी।
कुछ बातें छूट गई और 2-3 कहानियां ऐसी हैं जिनकी अभी चर्चा शायद नहीं हो पाई है। मैं केवल उनको संकेत करूंगा, बहुत कम समय में कोशिश करूंगा 5-6 मिनट तक की बात समाप्त करूँ। पर्चे के रूप में कुछ लिखा हुआ था तो वही पढ़ देता हूँ, तो उसमें सबसे ज़्यादा सुविधा होती है, क्योंकि प्रवाह में हम सारे लोग बह जाते हैं। 20-22 साल से पढ़ा रहे हैं तो 40-45 मिनट तो छोड़िए, लंबे क्लास होने लगे हम लोग के शायद। हमारे यहाँ ये कर दिया क्लास। हाँ, तो हम लोग लगातार हो रहे। दलित साहित्य शब्द के व्यवहार में आने से पूर्व दलित चेतना शब्द के व्यवहार में आया। कुछ मूल बातें हैं जिनको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। हो सकता है ये आपको नई लगे, लेकिन नई है नहीं। वास्तव में इस अवधारणा की चर्चा दलित राजनीति में काफी पहले से होती आई थी। दलितों के अपने अधिकारों के प्रति और मानवीय प्रतिमानों जैसे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के प्रति जो जागृति उत्पन्न हुई, उसके परिणाम स्वरूप साहित्य सृजन करने वाली ऐसी जमात खड़ी हुई जिसने खुद के द्वारा रचे गए साहित्य को दलित साहित्य कहा। ये बात स्वागत योग्य है कि आज अनेक ऐसे लेखक बंधु निरंतर शोषित होते आए दलित समाज का विशद चित्रण कर रहे हैं, जो स्वयं उस समाज का हिस्सा है। उनके द्वारा भुगा हुआ सत्य उनकी रचना की आधारभूमि तैयार कर रहा है। किंतु क्या ऐसे में हम जन्मना गैर दलित लेखकों की रचनाओं को नकार दें, जिनकी गहरी संपत्ति दलितों के संवेदनाओं के साथ में ये भी विचार करना। मैं यहाँ प्रेमचंद की रचना की चर्चा करना चाहता हूँ, जिस पर लगातार चर्चा हुई है। ये बिल्कुल ठीक है कि प्रेमचंद स्वयं दलित नहीं थे, लेकिन वे उस दलित और वंचित समाज की घटनाओं को देख रहे थे। उनका बचपन अन्य अभावग्रस्त निम्नतर समाज के व्यक्तियों जैसा ही था। ऐसे में जातिगत अलगाव होते हुए वर्गगत साम्य उनमें सहज देखा जा सकता है। वे अपनी दानो गाथा लिखते हुए स्वयं लिखते हुए उन्होंने जो लिखा है वो, हाय बचपन तेरी याद नहीं भूलती, वह कच्चा टूटा घर, वह पुआल का बिछौना, वह नंगे बदन नंगे पाँव खेतों में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, सारी बातें आंखों के सामने घूम रही हैं। फिर आगे वही लिखते हैं, मैं अपने चचेरे भाई हंदर के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता। मेरी उम्र 8 साल थी, हंदर मुझसे 2 साल छोटी थी। हम दोनों प्रातःकाल बासी रोटियाँ, ध्यान दीजिए, लिखते हैं, हम दोनों प्रातःकाल बासी रोटियाँ खा दोपहर के लिए मटर और जौ का चबेना लेकर चल। प्रेमचंद द्वारा किया गया यह चित्रण वंचित और अभावग्रस्त समाज का चित्रण ही है। आज भी यदि आप लमही में प्रवेश करें, जो प्रेमचंद का गांव है, बनारस से बिल्कुल सटा हुआ है, आज भी यदि आप लमही में प्रवेश करेंगे तो कमोबेश यही स्थिति देखने को मिलेगी। प्रेमचंद का रचना काल भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष का काल है। उनका देहांत 1936 में हुआ। तब तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचार और आंदोलन का प्रभाव समाज पर पड़ चुका था और हो गया था। अम्बेडकर ने सन 27 में महाड़ में सार्वजनिक तालाब से पानी लेने के लिए सत्याग्रह किया। सन 30 में मंदिर प्रवेश हेतु नासिक में सत्याग्रह और सन 33 में जाति व्यवस्था के उन्मूलन पर जोर दिया। प्रेमचंद सदैव दलित वर्ग के संघर्ष को अपना समर्थन देते थे। वह चेतना जिसके फलस्वरूप दलित साहित्य ने रूपाकार ग्रहण किया और मूल रूप से अम्बेडकर की जीवन दृष्टि और विचारों से प्रभावित थी। इस सत्य को सारे दलित रचनाकार स्वीकार करते हैं। यदि हम इसकी मूल भावना पर विचार करें तो कुछ अंतर्निहित तत्व हैं जिनको देखना जरूरी है, अभी सामने आते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा उठाए गए प्रश्नों जैसे स्वतंत्रता और मुक्ति का स्वागत, जाति व्यवस्था, जातिवाद और सांप्रदायिकता का विरोध, सामाजिक विभेद का विरोध, सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता की पक्षधरता, सामाजिक परिवर्तन को बल देना, पूंजीवाद का विरोध, ब्राह्मणवाद और सामाजिक दृष्टिकोण का विरोध, पारंपरिक सौंदर्य शास्त्र का विरोध वगैरह वगैरह। मैं यहाँ प्रेमचंद की कुछ उन कहानियों की चर्चा करना चाहूँगा जिनके परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद की उस विचार दृष्टि को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। मैंने सोचा था कि जिन कहानियों की चर्चा यहाँ हुई है उनके बारे में बात करूँगा, लेकिन उन पर बहुत बात हो चुकी है, उनको मैं बिल्कुल दोहराने नहीं जा रहा हूँ। आप फिर से याद कीजिए अम्बेडकर के आंदोलन को, जहाँ वे सार्वजनिक तालाब से पानी भरने की बात करते हैं और उसके लिए सत्याग्रह करते हैं। प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं की गंगी और जोकू का संघर्ष बिल्कुल समानांतर संघर्ष है। गंगी ललकारते हुए कहती है, हम क्यों नीचे और ये लोग क्यों ऊंचे, इसलिए कि ये लोग गले में धागा डाल लेते हैं। यहाँ जितने हैं सब के सब छठे,
इस भाषा का इस्तेमाल किया है प्रेमचंद ने। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने उस दिन बेचारे गणिले की एक भेड़ चुरा ली थी और बात को मारकर खा गया। इन पंडितों के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं और काम करा लेते हैं, मजूरी देने में नानी बरती है। किस बात में है ये हमसे पूछे। गंगी का कथन, ये विवाद कथन तो है ही, जागृत होते हुए दलित समुदाय की तस्वीर भी प्रस्तुत कर रहा है। प्रेमचंद सवर्णों के अन्याय के हाथ मोल लेते तो उन्हें हम अवश्य दोष देते, लेकिन वे पीड़ित पक्ष की वकालत करते नहीं दिखते हैं। वे अपने चरित्रों में विद्रोह की आग भरते हैं। एक ओर उनके पात्र शोषित हैं और दूसरी ओर इसके बावजूद सच्चरित्र भी। प्रेमचंद की कहानी घास वाली इसका उदाहरण है, उसके बारे में भी चर्चा हो सकती है। मूलिया जो उसकी बात है, उसकी विवाह चंद सिंह का हृदय परिवर्तन कर देती है। एक दूसरी कहानी है मंत्र। एक तो मंत्र कहानी चर्चा आपने की, 2 कहानियां हैं। दूसरी कहानी जिसमें भगत और डॉक्टर चड्ढा है। डॉक्टर चड्ढा भगत के पुत्र को नहीं बचाते, जबकि भगत के मन में भी ये बात आती है, फिर भी वो डॉक्टर चड्ढा के पुत्र को बचाता है और उसके बदले में कोई प्रतिदान नहीं लेता और वहाँ से चला जाता है। ये है, भले ही वह व्यक्ति अभावग्रस्त है, लेकिन जहाँ तक चारित्रिक ऊंचाई का प्रश्न है, वे पात्र जो वर्गगत दृष्टि से, वर्णगत दृष्टि से निम्नतर है, उनमें चारित्रिक उच्चता बार बार प्रेमचंद देखते हैं। इनका प्रेम, इनका स्नेह, इनकी आत्मीयता और इनकी चाहत इस अम्बेडकर विश्वविद्यालय में कितनी है कि ये लोग, ये विद्यार्थी हमारे दम साध कर बैठे हुए हैं वाल्मीकि। मंच पर आसीन विद्वज्जन तथा सभागार में कृतज्ञता से सब झेलते हुए सारी चीज़ों को बैठे साथियों, और सबसे ज़्यादा सत्यकेतु जी जो संचालित कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। जिस रोज इस विषय मुझे सत्यकेतु जी ने बताया तो मैंने मना किया कि प्रेमचंद को मत घसीटिए। जितना नुकसान दलित लेखकों ने प्रेमचंद को किया है उससे ज़्यादा गैर दलितों ने किया है, क्योंकि वो बार बार खींच के उसको इस खेमे में लाने की कोशिश करते हैं और वो उधर से धकेले जाते हैं बाहर की तरफ। एक महान लेखक को ऐसा करने से रोकिए। वो बड़े लेखक हैं और हिंदी के सर्वश्रेष्ठ लेखक हैं, उन्हें क्यों फजीहत में डाल रहे हैं? इसलिए इस विषय को ना रखें तो बेहतर होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा कन्विंस किया, लेकिन जब बीच भाषण हुआ हमारे विद्वान बंधुवर का, तो मैं हैरान रह गया कि मेरी धारणाएं और अधिक पुख्ता हुई कि हम बिना दलित साहित्य को पढ़े, बिना दलित साहित्य के टेक्स्ट को जाने, हम दलित साहित्य पर बात कर रहे हैं। और ये हिंदी के तमाम विद्वानों पर मैं आरोप लगा रहा हूं कि वो दलित साहित्य के टेक्स्ट को नहीं पढ़ते, बिना पढ़े सिर्फ वो धर्मवीर को पढ़ते हैं और दूसरे लोगों को पढ़ते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं पढ़ते। और उसके बाद विद्वान बनकर मंच पर आकर बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, अजीब तरह की बातें करते हैं, जो नकारात्मक चीजें हैं उनको पॉजिटिव कर देते हैं। ये कुशलता हासिल है, क्योंकि भाषा का एक ग्लैमर है उनके पास, एक शास्त्रीय भाषा है जिसके चमत्कार में सबको बांध कर रख देते हैं। और एक कमाल की बात है हमारे हिंदी जगत में कि एक व्यक्ति सनातनी भी हो सकता है, वही व्यक्ति वही मार्क्सवादी भी हो सकता है, वही जनवादी भी हो सकता है, वही प्रगतिशील हो सकता है, वही दलित साहित्यकार भी हो सकता है। कमाल की चीज है यहाँ पर, और हम बड़े गौरव के साथ उसको स्वीकार करते रहते हैं। अभी जो विवेचना यहाँ कहानियों की हो रही थी, बहुत अच्छे तरीके से हो रही थी। श्रीवास्तव जी ने, दोनों श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं, बहुत मजे ले लेकर के आनंदित भाव से प्रेमचंद की कहानी, मैं भी प्रेमचंद का कायल हूँ। अगर मैंने कहानी लिखना सीखा है तो अगर मैं गोरकी और चेखव, लुशुन, प्रेमचंद, इन्हीं से लेकर सीखा है कहानी सीखी लिखनी। मैं प्रेमचंद को दुश्मन नहीं मानता हूँ, दुश्मन मैं उन लोगों को मानता हूँ जो प्रेमचंद को दलित साहित्य के सामने दीवार की तरह खड़ा करते हैं। अरे तुम क्या लिखोगे, तुमसे पहले तो प्रेमचंद ने लिख दिया।
ये जो भावना है ये हमें रोकती है कि इस पर हम बात करें। प्रेमचंद पर इस तरह से बात जो की जा रही है, प्रेमचंद के 3-4 स्टेजेस हैं। पहले वो आर्य समाजी हैं, फिर वो गांधीवादी हैं, फिर वो प्रगतिशील हैं। एक प्रगतिशील व्यक्ति जब दलित पर बात करेगा तो वो नामवर सिंह की भाषा में करेगा, आरक्षण का विरोध करेगा, तमाम चीजों का विरोध करेगा। एक साहित्यकार जब आरक्षण पर इस तरह से बोलता है कि आरक्षण ने इनको साहित्यकार बना दिया, दलित और आदिवासियों को, अब ब्राह्मण लड़के भीख मांगते घूमेंगे, शेमफुल है ये। और वही उसी प्रगतिशील से प्रेमचंद का नाम जुड़ा हुआ है। तो यहां मैं प्रेमचंद को दोष दूं या अपनी समझ को दोष दूं? अब मैं प्रेमचंद पर कुछ चीजें ऐसी आपके सामने लाना चाहता हूं, खासतौर से श्रीमान जी आपके सामने, कि धैर्य से मैंने आपको सुना, तो धैर्य से आप मुझे सुनेंगे। क्योंकि आपने दलित साहित्य पे एक कमेंट भी नहीं किया, इसलिए मुझे इस बात का अफसोस है कि आपने दलित साहित्य नहीं पढ़ा, तभी आप नहीं बात कर रहे हैं। और मैं मेहरबानी करके दलित साहित्य की कहानियों को, दलित साहित्य की कहानियों को पढ़ने के बाद प्रेमचंद की कहानी को पढ़िए तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। मैं आप सबको ये निवेदन करना चाहता हूं जो यहाँ पर इस सभागार में विद्वान जन बैठे हुए हैं, कि दलित कहानियों को बिना पढ़े प्रेमचंद का विश्लेषण मत कीजिए। क्योंकि आपकी सोच, आपके संस्कार, आपके पारिवारिक संस्कार, आपकी धार्मिक चेतना, आपकी सांस्कृतिक चेतना उन चीजों को समझने से रोकती है, बिल्कुल रोकती है। क्योंकि जो चीज आपकी सांस्कृतिक चेतना के अंदर बसी हुई है, जो आपकी धार्मिक चेतना के अंदर बसी हुई है, जो आपकी पारिवारिक संस्कारों के साथ आपके अंदर घुली हुई है, उस नजरिए से जब आप दलित को देखते हैं तो दलित का वो सही रूप आप नहीं देख पाते। दलित आपको गलीच, असभ्य और अनपढ़ दिखाई देता है, चाहे कितना बड़ा विद्वान क्यों हो। डॉक्टर अंबेडकर आज भी दलितों के नेता हैं, दलित मसीहा हैं। आपके घरों में कहीं अंबेडकर की फोटो मैंने तो आज तक किसी घर में देखी नहीं। अगर वो इतने बड़े विद्वान है तो आपने स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि वो आपकी सांस्कृतिक चेतना, आपकी मानसिक चेतना, आपकी सांस्कारिक चेतना आपको रोकती है। दलित को बड़ा व्यक्ति या विद्वान व्यक्ति मानने से रोकती है। वो सभाओं में आकर के बड़ी बड़ी लच्छीदार भाषा में अंबेडकर की तारीफ करेंगे, लेकिन पीठ पीछे गाली देंगे। ये अच्छी तरह से हम जानते हैं और रोज देखते हैं। और जब ये कटुता आपके सामने आती है, जब ये सच्चाई सामने आती है, तो आप स्वीकार नहीं कर पाते। स्वीकार करना सीखिए। और एक चीज सीखिए कि सिखाना बंद कर दीजिए, सीखना शुरू कीजिए। आपको आदत पड़ गई है सिखाने की, सीखना नहीं चाहते। दलित साहित्यकार क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं, उनकी वेदना क्या है, उनकी तकलीफ क्या है, वो साहित्य में क्यों आए हैं, इसको जानने की कोशिश तो कीजिए। दलित साहित्य की आधारभूत मूल्य क्या है, उसके जीवन मूल्य क्या है, उसको जानने की कोशिश तो कीजिए। तभी तो आप प्रेमचंद का मूल्यांकन दलित नजरिए से कर पाएंगे। और अगर आप दलित नजरिए से प्रेमचंद का मूल्यांकन करते हैं तो कोई क्राइम नहीं हो जाएगा, कोई गुनाह नहीं हो जाएगा, बल्कि प्रेमचंद और तरोताजा होंगे, और अधिक विकास होगा प्रेमचंद का। अलग अलग नजरिए से रचना खुलती है। जितने अधिक, अभी किसी ने कहा, आपने शायद कहा था, जितने अधिक पाठ होंगे रचना के, उतनी रचना खुलेगी और खुलेगी। एक व्यक्ति जिस रचना को पढ़ता है अपने सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर पढ़ता है, दूसरा पढ़ता है तो अपने सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर पढ़ता है। रचना का विस्तार होता है, रचना की व्यापकता बढ़ती है। वो आप नहीं कर रहे हैं। हम प्रेमचंद के विरोधी नहीं हैं। प्रेमचंद मेरे लिए बहुत बड़े रचनाकार हैं, लेकिन जब आप एक तलवार की तरह, लाठी की तरह सिर पर हमारे वार करेंगे प्रेमचंद का, तो हम विरोध तो करेंगे। और ये विरोध तभी होता है कि जब आप उसे हमारे दुश्मन की तरह से सामने लेके आते हैं। आप दोस्त की तरह सामने लेके आइए, हम सिरा होकर बैठाएंगे। आप भी दोस्त बनकर आइए, साथी बनकर आइए, लेकिन आप गुरु बन के जब आएंगे हमें स्वीकार्य नहीं। क्योंकि अभी तक आप गुरु बनकर हमें सीख देते रहे और समाज में विद्वेष और विघटन करता रहा। तो आपकी सीख पर हमें डाउट है, हमें शंका है कि आप अपनी समझ को, अपनी सोच को पहले रेक्टिफाई कीजिए। समाज में विघटन हमने नहीं किया, आप लोगों ने किया है। और जो विघटन के जिम्मेदार हैं उन्हें यह सीखना पड़ेगा कि गलती कहां हुई है। दलित साहित्य घृणा का साहित्य नहीं है, दलित साहित्य जातिवादी साहित्य नहीं है। वो तो प्रेम का संदेश लेकर आया है, वो तो भाईचारे का संदेश लेकर आया है, वो तो दोस्ती करना चाहता है, वो तो समता चाहता है। वो दुश्मनी कैसे निभा सकता है? अंबेडकर विचार को लेकर आया है, बुद्ध के विचार को लेकर आया है, वो कैसे अमान्य हो सकता है? उस साहित्य को जानने की कोशिश तो कीजिए। लेकिन अगर उसको बिना जाने आप साहित्य पर बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे
तो घपला होगा, दुर्घटनाएं होंगी, गलत विचार सामने आएगा, साहित्य की सामाजिकता पर बट्टा लगता रहेगा। इसलिए हिंदी साहित्य, ये बार बार हम लोगों ने सवाल उठाया है कि हिंदी साहित्य की सामाजिक आलोचना होनी चाहिए, उसका समाजशास्त्रीय अध्ययन होना चाहिए, जो आज तक कभी नहीं हुआ। अभी एक विद्यार्थी मेरे पास आए थे कि मैं साहित्य की शायद बैठे हैं सामने, हाँ, वो ये विचार लेकर आए कि समाजशास्त्रीय शोध करना चाहता हूं साहित्य का। मैंने कहा आपको 5 किताबें भी ढूंढने से हिंदी में नहीं मिलेगी, अंग्रेजी में तो मिल जाएंगी, हिंदी में नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे हिंदी विद्वानों को आदत नहीं है समाज के बारे में जानने की, क्योंकि हम समाज का निर्माण ही नहीं कर पाए। हम तो छोटे छोटे घरोंदों में बन रहे। ये हमारा ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण समाज में भी ये हमारा सरयोपारी समाज है, ये हमारा कान्यकुल समाज है, ये हमारा छोटी धोती वाला समाज है, ये बड़ी धोती वाला समाज है, ये फला समाज है, ये फला है। हम इन घरोंदों में बसे रहे। हमने तो समाज तो कभी निर्मित किया ही नहीं। जब समाज निर्मित हमने नहीं किया, हमने अलग अलग टुकड़े बनाए, छोटे छोटे टुकड़े, और बात हम राष्ट्र की करते रहे। तो हमारे साहित्य की भी वही स्थिति है। साहित्य भी हमारे छोटे छोटे घरोंदों में। अजय नावलिया ने बहुत महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखी है, वो भी अपने विचार नहीं रखे उन्होंने, हजारी प्रसाद द्विवेदी के माध्यम से रखी कि प्रेमचंद एक अंचल के साहित्यकार। आप मानने को तैयार नहीं हो, क्योंकि आपका नजरिया तो यह है कि जो हम सोचते हैं वो बहुत बड़ी बात है, वो अंतरराष्ट्रीय बात है, वो सारा, जैसे दिल्ली में बैठा हुआ आदमी अपने को राष्ट्रीय से नीचे समझता ही नहीं। यही हमारी गलती है कि प्रेमचंद अंचल के रचनाकार हैं। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे तो एक पंक्ति भी नहीं लिखी। ये मैंने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी को मैं आपके विचार नहीं बता रहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी वो दूसरा बोल किया था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारा, जब हम दूसरों को सीख दे रहे हैं, तो हमारा नजरिया भी तो व्यापक होना चाहिए, हमारा मन भी तो खुला हुआ होना चाहिए। जब हमारा मन खुला हुआ होगा तो हमें चीजें साफ दिखाई देने लगेंगी, हमारे अंदर प्रेम जागेगा, तो हमारी चीजें, हमारे एक दूसरे के बारे में विश्वास पैदा होगा। जब आपने प्रेम करना ही नहीं सीखा, घृणा पे जी रहे हैं आप, नफरत पे जी रहे हैं, अछूतों से घृणा करो, मुसलमानों से नफरत करो, क्रिश्चियन से नफरत करो, फला से नफरत करो, सरयुपाली से नफरत करो, कान्यकुल से नफरत करो। जब आप नफरत में जी रहे हैं तो आपके अंदर प्रेम तो जगा ही नहीं। और साहित्य तो प्रेम जगाता है, साहित्य तो जोड़ के रखना चाहता है। आपने ये तो हमें बताया कि मुसलमानों का हिंदी साहित्य में योगदान है, लेकिन कभी आपने ऐसा रचनाकार हमें बताया कि एक हिंदू कवि इस्लाम के बारे में लिख रहा हो, उस पर कवि बना हो? जैसे रसखान हमारे पास है, ऐसा कोई कवि है हमारे पास जिसने मुस्लिम इस्लाम के बारे में कविताएं लिखी हो? इस पे क्यों नहीं बता रहे आप? क्योंकि आपने प्रेम करना ही नहीं सीखा। एक रसखान आपके कृष्ण से प्रेम कर सकता है, गोपियों से प्रेम कर सकता है, लेकिन आप दूसरों से प्रेम करना जानते नहीं है। आप तो छोड़ो, वसुधैव कुटुंबकम का नारा, सूत्र वाक्य को रटने वाले दलितों से प्रेम करना नहीं जानते। हजारों साल से दलितों से प्यार नहीं जागा उनके मन में। तो जब तक आपके मन में प्यार नहीं जागेगा तो आपका साहित्य डुप्लीकेट बना रहेगा, बनावटी बना रहेगा, ईमानदार नहीं होगा वो। इसलिए उसे ईमानदार बनाने के लिए जरूरी है आप निष्पक्ष भाव से अध्ययन करना सीखें, आपकी दृष्टि व्यापक हो। आप संकुचित दायरे में रहते हैं, इसलिए संकुचित बात कर रहे होते हैं। एक और ये कहानियों में, प्रेमचंद की कहानियों में नुक्ते दिखाई देते हैं। बहुत एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बार बार बात होती है, सिलिया प्रसंग पर। श्रीवास्तव जी ने भी बहुत प्यार से उस प्रसंग को बताया, और उस वक्त मुझे हंसी आ गई थी कि जो नकारात्मक चीज है उसे सकारात्मक करके बता रहे हैं। अध्यक्ष के लिए कोई टाइम नहीं। मेरा काम यही है सिलिया माता दीन के प्रसंग में दो घटनाओं पर, एक ही घटना पे बात होती है। आज पहली बार मैंने किसी गैर दलित साहित्यकार से उस दूसरे वाले बिंदु पर बात सुनी। मैं तो उस पर बहुत बार बोल चुका हूं। माता दीन के मुंह में हड्डी डालना क्रांति होगी, तो सब हड्डी चबाते हैं, चुपके चुपके सब हड्डी चबाते हैं। लेकिन माता दीन के घर मुंह में प्रेमचंद ने हड्डी डलवा दी चमार से, तो क्रांति हो गई, बहुत बड़ी क्रांति हो गई। प्रेमचंद लिखते हैं, जब वही प्रसंग
जहां वो बोलते हैं अब पूरी तरह से माता दीन बदल चुका है। ये प्रसंग है, कोई आखिरी वाला प्रसंग है वो कि बदल चुका है। तो सीरिया पूछती है कि अब आपका खाना कौन बनाएगा? कि खाना कौन बनाएगा? तो बोलते मेरी रानी बनाएगी। यही बात है, रानी बनाएगी। सीरिया का तो मतलब तो वो तो खुल के गुप्पा हो गई कि पब्लिकली बोल रहे हो। अभी तक तो चुपके चुपके चल रहा था सब, अब तो खुल के बोल रहे हैं। अगला वाक्य आता है प्रेमचंद का कि माता दीन पूरी तरह बदल चुके हैं। आता है ये वाक्य। उसके आगे वाक्य जुड़ा हुआ है, माता दीन बोलते हैं जो धर्म को माने वो ब्राह्मण, जो धर्म विहीन हो वो चमार। आप में से मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये परिभाषा एक जेन्युइन लेखक की परिभाषा सही लगती है आपको कि ब्राह्मण और चमार की परिभाषा ये जेन्युइन लगती है आपको? जब एक चमार इस वाक्य को पढ़ता है, आप लोग तो पढ़ के खुश होकर आगे निकल जाते हैं क्योंकि वहां आपकी तकलीफ नहीं है। लेकिन जब एक चमार उस लाइन को पढ़ता है तो प्रेमचंद पर शंका करने लगता है। आप ही बताइए अब दिल पर हाथ रखकर कि चमार की परिभाषा ये है कि जो धर्महीन है वो चमार है, या ये कि जो चमारी से पैदा हुआ वो चमार है? क्या है दोनों में से परिभाषा प्रचलित? और ब्राह्मण की परिभाषा, किस धर्म की बात कर रहे हैं प्रेमचंद? वो धर्म जो चमारों का धर्म है ही नहीं, जो चमार को मनुष्य नहीं समझता, उस धर्म को क्यों माने चमार? और उसकी आप तारीफ कर रहे हैं यहाँ पर श्रीवास्तव की जिस तरह से, जिस लहजे में उस प्रसंग की तारीफ की है, मैं शर्मिंदा हो गया कि हमारी समझ है साहित्य की और हम गर्व कर रहे हैं अपनी समझ के ऊपर। अफसोस मुझे उनके सामने इतने कटे शब्दों में कहना पड़ रहा है। विद्वान व्यक्ति हैं और अच्छी खूबसूरत भाषा है उनके पास, बहुत जबरदस्त भाषा है जिसका मैं कायल हो गया कि मुझे लगा हाय मैं ऐसी भाषा क्यों नहीं कहता। लेकिन मेरा निवेदन है कि श्रीवास्तव जी इस प्रसंग को दोबारा अपने पढ़ कर देखिए और एक चमार के दृष्टिकोण से पढ़कर देखिए, एक साइंस के दृष्टिकोण से मत पढ़िए। जब तक आप साहित्य को उस तरह से देखना शुरू नहीं करेंगे, साहित्य का मूल्यांकन आप सही दिशा में नहीं कर सकते, चाहे इसे मेरा अतिवादी दृष्टिकोण मान लें। मैं स्वीकार है, मुझे ये मान लेना स्वीकार है कि आप मुझे अतिवादी कहें, जातिवादी कहें, कुछ भी कहें, लेकिन मेरा नजरिया है, मैं हर व्यक्ति से प्यार करना चाहता हूं, मैं पूरे समाज के साथ निर्माण में शामिल होना चाहता हूं, मैं दोस्ती करना चाहता हूं, दुश्मनी करना नहीं चाहता। ऐसा ही प्रसंग कफन कहानी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कफन कहानी और सदगति दोनों टेक्निकल रूप से, दोनों कहानियों में टेक्निकल गलतियां हैं। एक कहानीकार के तौर पर बता सकते हैं, यह परंपरा है कि डेड बॉडी को अगर अलग छोड़ के चले जाए। बताइए, आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, घर परिवारों में, दूसरे रिश्तेदारों में, दोस्तों में, अड़ोस पड़ोस में, कि डेड बॉडी को कभी हिंदू धर्म में से अलग छोड़ा जाता है? कोई नहीं छोड़ता। प्रेमचंद कैसे छुड़वा रहे हैं उसको? क्योंकि अगर वो नहीं छुड़वाते तो कहानी आगे नहीं बढ़ती। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए एक गलत प्रसंग वहां पर डाला गया कि छोड़ के चले गए। और चमारों में तो बिल्कुल नहीं, ब्राह्मणों में होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन चमारों में ये बिल्कुल नहीं है कि डेड बॉडी को छोड़ के चले जाए, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, छोड़ के ले जाएंगे। ये टेक्निकल गलती उस कहानी की, इसलिए वो कहानी तकनीकी दृष्टि से गलत हो जाती है। कहानी बहुत मार्मिक है, तमाम अंतर्विरोधों को सामने लाती है, लेकिन तकनीकी रूप से उसको बनावटी कहानी बनाया गया है। इसलिए वो कहानी अपना कहीं ना कहीं वजूद पर शंकाएं पैदा कर देती है। कफन कहानी का भी देखिए, पहला ही वाक्य आपको दहशत में डाल देता है। कुन चमारों का कुन बात, आपकी सारी संवेदनाएं उस शब्द के साथ शुरू हो जाती हैं। हिंदू समाज में एक प्रचलित धारणा है कि दलित या चमार जो भी कह लीजिए, या वाल्मीकि कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कि ये तो होते ही ऐसे हैं, ये तो बेकार होते हैं, ऐसे ही होते हैं, इनमें कोई सभ्यता ही नहीं है, गलिश है। नहीं, मैंने सोचा कि के तो नहीं जा रहे हैं, ऐसा नहीं, कोई मन में कोई नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए कि चमारों का कुंभ और उसके साथ ये प्रसंग जुड़ा हुआ है कि तो होते ही ऐसे ही है। हिंदू समाज में अवधारणा ये स्थापित है
आज भी जारी है और उसी के आधार पर एक कहानी रची गई। तभी यीशु मानव को ऐसा दिखाया गया है। आपको एक चीज और बता दें कि जब स्त्री को प्रसव होता है, पूरे भारतीय समाज में स्त्री को अकेला कोई नहीं छोड़ता। चाहे दुश्मनी हो, अड़ोस पड़ोस में बोलचाल ना हो, जैसी खबर मिलती है कि प्रसव शुरू हो गया, सारी इकट्ठी हो जाती है। ट्रेन के अंदर भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां प्रसव हो रहा है, अचानक ट्रेन में सारी महिलाएं खड़ी हो जाती हैं, आगे पूरे कंपार्टमेंट की महिलाएं खड़ी हो, चादर पकड़ के खड़ी हो जाती हैं। और वहां प्रेमचंद उसको अकेला कर दिया। और कुनबा है, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, अवध हो, कुनबे का एक ही अर्थ है कि बहुत सारे लोग। और वहां प्रेमचंद ने ये साबित कर दिया कि अकेले हैं, कि अकेले हैं। अकेली को छोड़ दिया, कोई उसके पास नहीं, कोई स्त्री उसके पास रोने धोने के लिए तो आ गई, प्रसव के समय कोई नहीं है। क्योंकि अगर वहां पर स्त्रियां होती तो वो घटनाक्रम नहीं बनता। वो कहानी कमजोर पड़ जाती है वहां आकर के कि कहानी झूठ के सहारे आगे बढ़ रही। और दूसरी बात है, अगर प्रेमचंद उस कहानी के अंदर दलितों के पक्षधर हैं तो मजाक नहीं उड़ाते। जिसके पक्षधर हम होते हैं उसका मजाक नहीं उड़ाते। पूरी कहानी व्यंग्यात्मक लहजे में है और मजाक उड़ाई गई है पूरी कहानी के अंदर। इसलिए दलितों को यह कहानी नकारात्मक लगती है, दलित विरोधी लगती है वो कहानी। और क्लास के अंदर जब मजा ले लेकर श्रीवास्तव जैसे टीचर पढ़ाते हैं उस कहानी को, उस वक्त दलित बच्चों पर क्या गुजरती है ये कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। कि एक चमार बच्चा जब उस कहानी को वहां अध्यापक के मुंह से सुन रहा होगा तो सिवाय उसके कि वो जमीन में गड़ जाए उसके लिए कोई रास्ता नहीं होता। तो निवेदन है कि कम से कम दूसरों की भावनाओं का विचार करना सीखिए और पाठ्यक्रमों से इस कहानी को बाहर निकाल रखिए, श्रेष्ठ बना के शीशे में मढ़वा के अपने घरों में टांग लीजिए, लेकिन क्लासरूम में मत पढ़ाइए उसको, अन्यथा आपको इससे भी ज्यादा कटु शब्द सुनने पड़ेंगे उस कहानी के ऊपर। साथियों, ये कुछ घटनाएं हैं, ऐसे कहने को तो और भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन मैं एक बात जो श्रीवास्तव जी ने कही थी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। वो श्रीवास्तव जी हैं। इशारा करके मैंने कहा नाम में थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, मैंने गलत नाम लिया। जितेंद्र जी मेरे पुराने मित्र हैं, मैं बहुत पहले से परिचित हूं, लेकिन थोड़ा नाम में गड़बड़ रहता है। तो जितेंद्र जी ने महत्वपूर्ण बात कही है, मैं सहमत हूं उनकी बात से। प्रेमचंद जैसे हैं उनको वैसा ही रहने दीजिए, उनको छोटा मत कीजिए, उनको महान रहने दीजिए, कलंकित मत कीजिए प्रेमचंद। वो हमारी शान है, हिंदी साहित्य की शान है प्रेमचंद, उसकी शान को बरकरार रखिए। जब उसे घसीट के लाओगे तो छींटे पड़ेंगे। और ये आप लोगों के हाथ में है, ये एक बहुत ही बड़ी बात थी। और मैं समझता हूं कि सूरदास पे बहुत खास बात कही गई थी। मैं अच्छा हाँ चलिए इसको छोड़, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि प्रेमचंद में जो थोड़ा बहुत चेंज दिखाई देता है वो 1930 के बाद दिखाई देता है, वो भी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद। टर्निंग पॉइंट है वो। अंबेडकर के और गांधी के बीच में जो विवाद शुरू होता है वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस के कारण विवाद होता है, और उस विवाद के पूरे राजनीति पर उसका प्रभाव दिखाई देता है। और एक बात और मैं बहुत दावे के साथ कहना चाहता हूं कि हजारों साल में पहली बार दलितों ने अपने लिए कोई डिमांड रखी थी। हजारों साल, 1-2 दिन की बात नहीं, 3000 साल से ज्यादा, 5000 साल तक भी अगर हम पीछे जाएं तो पहली बार दलितों ने अपनी कोई डिमांड रखी थी। नहीं तो लगातार जलते पिसते टूटते फटते ही रहे, कभी मुंह नहीं खोला। लेकिन अंबेडकर के मुंह से पहली बार डिमांड निकली गोलमेज कॉन्फ्रेंस के द्वारा। अलग वोटिंग का अधिकार, एक मताधिकार की मांग की गई अलग से, जिसका विरोध गांधी जी ने किया। और गांधी जी ने विरोध मामूली विरोध नहीं किया, भूख हड़ताल पे बैठ गए। उस वक्त जरा भूमिका देखिए प्रेमचंद की क्या है। मैं निवेदन करना चाहूंगा दोनों श्रीवास्तव जी से, विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कि आपने बाकी चीजें तो पढ़ ली, कहानियों का विश्लेषण भी कर लिया, जागरण के संपादकीय नहीं पढ़े उस समय के। कोट किया है, पढ़ा है, किताब में कोट है। आज की बात कर रहा हूँ, मौका नहीं मिला आज मौका चलिए बहुत
प्रकाश वाल्मीकि जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और मुझे लगता है कि जिस प्रेम की बात हम लोग कर रहे थे, जिस उदात्त प्रेम की बात कर रहे थे, हम लोग उसी प्रेम को लेकर जाएं। लेकिन जैसा कहा गया है कि यह प्रेम को पंथ कराल महातलवार के धार पे दारुण है, तो ऐसा न हो कि उस तलवार को दाबने में हम लोग कहीं कट जाएं। इसलिए इस प्रेम को संभाल कर रखना है और इसी प्रेम को संभालते हुए कल फिर से हम लोग इसी प्रेम के साथ हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।